बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद और यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज इस कोर्स का 20वां लेक्चर है। तो हस्बे मामूल हम सबसे पहले देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं आजकल पावर सीरीज सॉल्यूशन के हवाले से। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि पावर सीरीज सॉल्यूशन होता क्या है, और फिर आगे चल के हमने बात की कि ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किया डिफरेंशियल इक्वेशंस का अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0। वैसे तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 के अलावा भी होते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 3 है। ताहम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम जो पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं वो सिर्फ ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 के अबाउट कर रहे हैं। और मैंने फिर आपको पिछले लेक्चर के आखिर में एक एग्जांपल भी कोट की थी, और जिसे मैंने कहा था आप इसे खुद कंप्लीट कर लीजिएगा, कि उसमें हमने ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 की बजाय x इज इक्वल टू 2 कंसीडर किया था। और फिर हमने एक सब्स्टिट्यूशन की कि हमने x माइनस 2 को u के इक्वल रखा, और ये जो इक्वेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नई इक्वेशन बनी जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब u आ गया। तो फिर उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है हमने ऑर्डिनरी पॉइंट अबाउट u इज इक्वल टू 0 फाइंड किया। तो वहां से हमें ये बात सामने आई कि जी अगर हम x इज इक्वल टू 0 के अबाउट सोल्यूशन फाइंड करना सीख जाएं तो फिर x इज इक्वल टू एनी अदर पॉइंट अदर देन 0, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, a है, कोई जनरल पॉइंट है, उसके अबाउट सोल्यूशन फाइंड करना फिर कोई मुश्किल नहीं है कि हम पहले इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके उस फॉर्म में ले आते हैं कि हम x इज इक्वल टू 0 के अबाउट या u इज इक्वल टू 0 जैसे हमने कहा उसके अबाउट सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, और आखिर में जाके सब्स्टिट्यूशन वापस कर देते हैं कि जब हमने स्टार्ट में की होती है सब्स्टिट्यूशन u, उसको हम x उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं x माइनस 2, तो हमें वो सोल्यूशन मिल जाता है अबाउट दी ऑर्डिनरी पॉइंट से x इज इक्वल टू 2। ये मैंने एग्जांपल आपको बताई थी। फिर हमने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम के बारे में बात की कि जब हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट जो सीरीज सॉल्यूशन होता है उसकी एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के लिए क्या कंडीशंस हैं और कब वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कब यूनिक होता है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि पावर सीरीज सॉल्यूशन विद पोलिनोमियल और नॉन पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स। पहले हमने पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स को डिस्कस किया कि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं, आपको पता है कि हम जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है वो किसके लिए यूज करते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो अब ये कोफिशिएंट्स जो हैं ये समटाइम्स क्या हो सकते हैं, पोलिनोमियल हो सकते हैं, और समटाइम्स ये नॉन पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं। तो हमने इसके लिए एक एग्जांपल भी कंसीडर की थी जिसमें कॉज ऑफ x कोफिशिएंट था y का, तो वो नॉन पोलिनोमियल कोफिशिएंट था। ताहम हमने देखा कि हमने पहले फिर कॉज ऑफ x की क्या लिखी, मैक्लारन सीरीज लिखी, और फिर वो मैक्लारन सीरीज बेसिकली दोबारा से एक पोलिनोमियल होती है। तो इसका मतलब है उसको भी हमने एक्चुअली रिड्यूस किया है किसमें, पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स में। तो इस तरह से हमने देखा कि नॉन पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स को भी बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं पोलिनोमियल में, और फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं और पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फिर हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट अदर देन x इज इक्वल टू 0, इसका तज़किरा मैं ऊपर कर चुका हूँ बड़ी डिटेल में। तो फिर हमने आखिर में ये डिस्कस किया था, और इससे रिलेटेड चंद एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए जिसमें हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट देखा। आज हम क्या करने जा रहे हैं मैं ब्रीफली बताऊंगा। आपने देखा होगा कि ये कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है, मुश्किल कॉन्सेप्ट है।
सीरीज सॉल्यूशंस को फाइंड करना, इनको हैंडल करना। और पर्टिकुलरली आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो बहुत अहम भी है और थोड़ी सी टफ भी है। लिहाजा इसीलिए मैंने सोचा है कि आज के लेक्चर में आपको सिर्फ चंद टॉपिक्स पे यानी चंद एक चीजें कन्वे करूंगा ताकि उनको आप अच्छी तरह सीख के फिर उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, यानी जो कॉन्सेप्ट की भरमार ना हो। बाज़ औक़ात लेक्चर्स होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा होते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं आसान होते हैं, वो बंदा एक तरह से यूं कह लीजिए हजम कर लेता है, लेकिन बाज़ औक़ात कॉन्सेप्ट्स टफ होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करना, उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टफ होता है। तो इसलिए सोचा है कि आज जो हम बात करेंगे, पहले तो ये बताऊं कि हम आज सिंगुलर पॉइंट्स के अबाउट सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। पिछला लेक्चर था ऑर्डिनरी पॉइंट्स के अबाउट सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, सिंगुलर पॉइंट्स के अबाउट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। पहले फिर हम डेफिनेशन देखेंगे सिंगुलर पॉइंट्स, और इसमें फिर आगे सिंगुलर पॉइंट्स की डेफिनेशन तो हम देख चुके, इसमें फिर आगे दो क्लासिफिकेशंस हैं, यानी सिंगुलर पॉइंट्स के आगे दो क्लासेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे, या दो टाइप्स कह लीजिए हैं। और फिर उसके बाद एक फ्रोबेनियस मेथड है जो सिंगुलर पॉइंट्स के अबाउट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज होता है, उसका तस्करा होगा, उसका थ्योरम की शक्ल में हम तस्करा करेंगे। और उसके बाद फिर हम आज एग्जाम्पल्स करेंगे चंद एक, फ्रोबेनियस मेथड की मदद से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करेंगे अबाउट द सिंगुलर पॉइंट्स। मेनली यही चीज मैं कवर करूंगा। इसमें आगे फर्दर कुछ साथ साथ डिटेल्स भी आती जाएंगी, तो उसको हम देखते हैं कि किस तरह की ये डिटेल्स होंगी। तो सबसे पहले जनाब हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस अबाउट सिंगुलर पॉइंट्स, ये मेन टॉपिक है आज का हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, if x is equal to x naught is singular point, it is not always possible to find a solution of the form this। कि पिछली दफा तो ऑर्डिनरी पॉइंट पे बात हुई, अब हम सिंगुलर पॉइंट, कि अगर x is equal to x naught सिंगुलर पॉइंट है तो फिर इस तरह का सोल्यूशन जो है ना वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता फाइंड करना सिंगुलर पॉइंट होने की सूरत में फॉर द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। आपको याद होगा हम इसी तरह की सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को डील कर रहे हैं और उन्हीं के सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं। थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यकीनन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ह्यूज हो जाएंगी और काफी मसाइल दर पे। इसीलिए बेसिकली होता यह है कि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो उसको जो है स्टैंडर्ड चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चीज़ अच्छी तरह कन्वे हो, मेथड अच्छी तरह समझ आ जाए और चीज़ें सही स्मूथली चलना शुरू हो। फिर जब ये चीज़ें कवर होती हैं, मेथड अच्छी तरह समझ आ जाए, तो फिर उन्हें हायर ऑर्डर इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए भी यकीनन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आगे बात कर रहे हैं जी कि बात पहले ये हुई कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू x नॉट सिंगुलर पॉइंट हो तो ज़रूरी नहीं है या हमेशा हम इस तरह का सोल्यूशन जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा भी था कि ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट जैसा सोल्यूशन लेते हैं उस तरह का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता हमेशा। हाउएवर वी मे बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, ताहम इस तरह का सोल्यूशन सिंगुलर पॉइंट्स की सूरत में इस तरह का सोल्यूशन पॉसिबल होता है, या हम इस तरह का सोल्यूशन एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं कि यहां जहां n है साथ एक r ऐड कर देते हैं, इसके बाद कहते हैं जी वेयर r इज ए कांस्टेंट टू बी डिटरमिन्ड, और इसी r की फिर वैल्यू डिटरमिन करते हैं। वो हम आगे चल के देखेंगे किस तरह डिटरमिन करते हैं। टू डिफाइन रेगुलर इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, अब हम डेफिनेशन से जा रहे हैं किसकी कि सिंगुलर पॉइंट्स में दो अब कहना चाहिए टाइप्स हैं, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है और एक इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। तो इनकी डेफिनेशन से पहले हम कह रहे हैं जी कि ये जो इक्वेशन थी हमारी कौन सी वाली जिसको हम नॉर्मली कंसीडर कर रहे हैं, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो अब देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। रेगुलर एंड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, बहुत एहतियात से अच्छे तरीके से बात को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह मैं एग्जांपल्स के जरिए भी एक्सप्लेन करूंगा, ताहम
हम देखते हैं जी, अ सिंगुलर पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट ऑफ द गिवन इक्वेशन a2x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a नॉट x y इज इक्वल टू 0, जो हम इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, इज सेड टू बी ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। मैं जरा रिवाइज कर दूं बात, फिर मैं इस पे दोबारा आता हूं कि सिंगुलर पॉइंट क्या था। सिंगुलर पॉइंट एक्चुअली जो ये कोफिशिएंट होता है ना a2x, जिन वैल्यूज के लिए ये 0 हो ना, फॉर ऑल x, जिन वैल्यूज के लिए x की जिन वैल्यूज के लिए ये जो कोफिशिएंट है ये 0, उन्हें सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक होगी बात। अब फिर हम दोबारा आते हैं, अब हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू x नॉट एक सिंगुलर पॉइंट है इस इक्वेशन का, is said to be a regular singular point if both x minus x naught into p of x and x minus x naught whole square into q of x are analytic at x naught। क्यों एनालिटिक हो x naught पे? क्या मतलब कि हम जो p of x है उसको x minus x naught से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर से एक्चुअली हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में अकेली टर्म है इस शक्ल की x माइनस एक्स नॉट, जब हम ये करें, ये अब वो कंडीशन जो यहां एक्सप्लेन की गई है, ये कैसे बनेगी, x माइनस एक्स नॉट से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो p ऑफ x एनालिटिकल रह जाएगा। अब ये इस तरह की भी कोई इक्वेशन हो सकती है, नीचे यूं भी हो सकता है, सपोज ये कोई और टर्म है, तो अब ये इससे कैंसिल होगी तो ये स्टिल p ऑफ x ओवर x माइनस एक्स प्लस 1 होगा। ये एनालिटिक होगा किस पे, x इज इक्वल टू x नॉट पे। तो इसका मतलब है एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, और दूसरी ये कंडीशन कि x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर जो है इनटू q ऑफ x, ये भी एनालिटिक हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये x नॉट जो है ये सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं है, a singular point that is not regular is said to be an irregular singular point of the equation, कि जो रेगुलर नहीं है उसे इर्रेगुलर कहते हैं। अभी हम एग्जांपल्स के जरिए भी बात, मैंने ताहम थोड़ी सी कोशिश की कि आपको ये बताऊं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं एनालिटिकल होने का, कि जब x माइनस एक्स नॉट से p ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स नॉट वाली टर्म ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स नॉट वाली टर्म हुई तो क्या होगा, वो फिर सिंगुलर पॉइंट जो है इर्रेगुलर सिंगुलर हो जाएगा, या यूं कहना चाहिए कि फिर x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे वो वैल्यू जो है या वो जो भी कोफिशिएंट है वो अनडिफाइंड होगा, तो डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स नॉट ना हो। इसी तरह q ऑफ x में भी x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स नॉट वाली टर्म अगर गायब हो जाती है तो फिर हम कहेंगे ये क्या है, सिंगुलर जो पॉइंट है ये रेगुलर है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी ये कंडीशन वायलेट होती है, तो फिर हम कहते हैं ये इर्रेगुलर है। फर्दर हम इसी पे बात कर रहे हैं, तो पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स, इफ द कोफिशिएंट्स इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस आर पोलिनोमियल विद नो कॉमन फैक्टर अबव डेफिनेशन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग, कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर ये कहता है अगली डेफिनेशन, ये नहीं, ये जो डेफिनेशन है ये इस तरह होगी कि हम कहते हैं ये वो पॉइंट्स हैं जहां ये 0 है, फॉर्म p ऑफ x एंड q ऑफ x, a नॉट क्या है, x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी x नॉट वो वैल्यू है जिसपे a नॉट a2 की वैल्यू क्या है, 0 है। फॉर्म जब ये डिवाइड करते हैं तो ये qx, और अब a1x over a2x and a0x over a2x to the two lowest terms respectively। क्या मतलब कि हम इसके यानी फैक्टर्स फर्दर कोई नहीं है और ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, यानी जो कैंसलेशन हो चुकी हो गई। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि फैक्टराइज वगैरह करना है या क्या है, या लोएस्ट फॉर्म को ये कह लीजिए कि इसका मतलब ये है कि फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती इनकी। इफ the factor x minus x naught appears at most to the first power in the denominator, मैंने जैसे अभी आपको ये बताया, यही बात बताई है ना कि अगर सिर्फ एक ही टर्म हो नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या होगा
p of x and at most to the second power in the denominator of q of x, then x is equal to x naught is the regular singular point. सही होगी ना बात? क्या मतलब है कि p of x के नीचे at most हमारे पास क्या हो, इसकी पावर 1 हो, और q of x के नीचे जो भी टर्म आए उसकी पावर क्या हो, x स्क्वायर हो, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर हो. तो इसका मतलब है क्या होगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और फिर ये कैंसिल होगा, ये कंडीशन जो हमने बयान की उसके मुताबिक. तो इसका मतलब अब डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं रही x माइनस एक्स नॉट वाली, लिहाजा ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा. अगर डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म मौजूद रह जाए तो इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है नॉर्मली. क्लियर है जी? तो मैंने कोशिश की है कि आपको रेगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से बता दिया जाए. तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी. अब हम एग्जांपल्स करेंगे तो उससे मजीद बात वाजे हो जाएगी. फॉर एग्जांपल ये पहली एग्जांपल है, ये इक्वेशन है जी. तो ये कह रहा है जी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आर द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ दिस इक्वेशन. क्योंकि देखिए कैसे, ये एक्चुअली ये 2x है, तो इसको अगर 0 रखें ना, x माइनस 4 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. इसका मतलब ये इसके सिंगुलर पॉइंट है. अब हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है. ठीक होगी जी बात. अब अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करूं, इसको डिवाइड कर दीजिए ना इससे, ठीक है, थ्रू आउट द इक्वेशन, तो हमारे पास क्या होगा जी, इसके फैक्टर्स भी साथ हमने बना लिए जी. चूंकि कैसे, ये देखें ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स. ये बहुत इजी फार्मूला और बहुत फेमस फार्मूला है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इनका होल अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो ये फैक्टर्स ये बन गए. ओके, इसका मतलब p ऑफ x हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास x माइनस 2 ये होना ये जी, और q ऑफ x क्या, 1 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर. अच्छा, अब p ऑफ x जो है ये बन गया, इसमें से वो कैंसिल हो गया ना, और q ऑफ x इसमें से ये आ गया हमारे पास. ओके, अब आप गौर कीजिए, तो p ऑफ x को अगर मैं x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे से ये देखें खत्म हो जाएगा. चलें इधर करते हैं, x माइनस 2 इंटू पी एफ एक्स डिफाइन हो चुका. अब मैं x माइनस 2 पी एफ एक्स, वो जो कंडीशन थी ना रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की, तो इसके मुताबिक क्या होगा, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर. अब देखें ये एनालिटिक है एट x इज इक्वल टू 2. ये क्या है, x इज इक्वल 2 पे एनालिटिक है ये फंक्शन. इसी तरह q ऑफ x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, x माइनस 2 होल स्क्वायर से, तो क्या होगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा. अब ये फंक्शन भी, ये जो और ये दोनों x इज इक्वल 2 पे क्या है, एनालिटिक हैं. इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 जो है इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन. अब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए. x इज इक्वल टू माइनस 2 की बात करूं तो ये एक्चुअली बनेगा x प्लस 2 होगा ना, ठीक है ना, ये वो फैक्टर जो बनता है. तो x प्लस 2, इसका मतलब है ये फैक्टर जो है, ये मैं अगर p ऑफ x से मल्टीप्लाई करूं तो आप गौर कीजिए, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 होल स्क्वायर था ना, एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी इससे. चलें यहां करते हैं ना, x माइनस 2, एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी ना, x प्लस 2 है, तो सॉरी ये इससे कैंसिल हो गई, तो बाकी क्या बचा मेरे पास, x माइनस 2 और यहां x प्लस 2. अब आप गौर कीजिए, तो यहां एक ऐसी टर्म है, अगर मैं इसमें x की जगह माइनस 2 रखूं ना, तो ये टर्म बच गई है, ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में. इसका मतलब है ये एनालिटिक नहीं रहा किस पे, x इज इक्वल टू माइनस 2 पे.
इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -2 जो है वो इसका सिंगुलर पॉइंट तो है, लेकिन कौन सा है? इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ये कौन सा है? इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये एग्जांपल इस एग्जांपल में हमने ये सीखा कि रेगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास इस वक्त a2x इस इक्वेशन में देखिए तो ये है a2x क्या है जी? x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका मतलब पॉसिबली इसके सिंगुलर पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू -1 है। दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स। अब हमने देखना है कि इसमें रेगुलर कौन से हैं और इर्रेगुलर कौन से हैं। ओके जी, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट किया, यानी इससे डिवाइड कर लिया। ये टर्म इस टर्म से ना डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब p ऑफ x हमारे पास ये है x-1 ओवर एक्स स्क्वायर और q ऑफ x ये है। जब मैं x0 की बात करता हूं तो x p ऑफ x क्या बनता है? आप देखें तो इसमें हमारे पास एक x कैंसिल हो जाएगा। जब मैं x से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे एक x रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक x रह गया ना नीचे, तो x इज इक्वल टू 0 पे फिर एनालिटिक नहीं रहा। ये फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन? ये वाला एक्स पी एक्स जो है, अब x इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 0 रखूंगा ना, x p ऑफ x क्या होगा? x-1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब देखें x इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें तो इस पे अनडिफाइंड है ये फंक्शन, यानी एक्स पी एनालिटिक नहीं है एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। हमारी पहली कंडीशन जो है वो वेरीफाई नहीं हुई। ओके, however x इज इक्वल टू -1 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब आप गौर कीजिए, x इज इक्वल टू -1 है ना, तो x प्लस 1 से हमें q ऑफ x को मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखें, बल्कि पहले p ऑफ x को करते हैं, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, लिहाजा नीचे से x प्लस 1 वाली टर्म गायब होगी। इसका मतलब है अब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। इसी तरह इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं जी? करना होगा x प्लस 1 होल स्क्वायर q ऑफ x से। तो इसके बाद ये देखें, यहाँ ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, नीचे सिर्फ 2/x स्क्वायर रह जाएगा। तो इसका मतलब है यहां से भी x प्लस 1 वाली टर्म गायब होगी, लिहाजा ये जो है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो उम्मीद है जी आपको आइडेंटिफाई करना आ गया है कि कैसे, आ गया होगा कि कैसे हम रेगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह की एक और एग्जांपल है जी। x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू -1 आर द सिंगुलर पॉइंट्स। चूंकि ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखें तो x इज इक्वल टू +-1 हमें ये वैल्यूज मिल जाती हैं। दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स। अब इनमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स कौन सा है? तो यहां देखते हैं जी, ये p ऑफ x में डिफाइन हो गया जब हमने इसको डिवाइड कर लिया, और ये q ऑफ x डिफाइन हो गया। तो अब हम देखते हैं जनाब कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। ये दोनों ही रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखें ना, अगर मैं p ऑफ x x प्लस 1 की बात करूं तो x1 माइनस x से ये आ जाएगा हमारे पास, वो डिवाइड करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाली टर्म नहीं होगी। और इसी तरह जब 1 प्लस एक्स की बारी होगी तो उसमें भी चूंकि ये सिंगल टर्म यहाँ मौजूद है, ये भी टर्म नहीं होगी जब हम p ऑफ x को 1 प्लस एक्स से और q ऑफ x को 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस सूरत में हमें क्या होगा जी, हमारा ये डिनोमिनेटर में ये टर्म मौजूद नहीं होगी, लिहाजा ये दोनों सिंगुलर पॉइंट्स जो हैं ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक चीज और कि x इज इक्वल टू 0 is an irregular singular point of the differential equation this। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंसीडर की है। कैसे जी? अब देखिए, इसको डिवाइड कर लिया तो ये हमारे पास 2/x स्क्वायर रह गया, 5/x क्यूब आ गया, और q ऑफ x हमारे पास 5/x क्यूब है। और p ऑफ x क्या है जी? यहाँ p ऑफ x हमारे पास है 2/x स्क्वायर।
या -2/x², एक ही बात है। ओके, अब हम जब x = 0 की बात करेंगे तो वो भी इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। चूंकि x देखिए, x p(x) फाइंड करूंगा ना तो नीचे x वाली टर्म रह जाएगी, ये कैंसिल होगी ना x² से, तो नीचे x है, तो x = 0 पे ये फिर क्या है, एनालिटिक नहीं है। इसी तरह जब मैं x² q(x) लिखूंगा या फाइंड करूंगा तो ये यकीनन यहां देखें क्योंकि क्यूब है तो x² से नीचे फिर x वाली टर्म रह जाएगी, तो इसका मतलब x = 0 पे ये एनालिटिक नहीं होगा फंक्शन। कौन सा, x² × q(x). इसका मतलब ये हुआ कि x = 0 जो है ये दो, यानी इस इक्वेशन के लिए इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। एक और एग्जांपल है जी, x = 0 is the regular singular point of this differential equation। अब देखिए यहां हमारे पास क्या बन जाएगा, p(x) इस सूरत में होगा -2 और q(x) would be 5/x। तो in part C of the example 3 we noticed that x - 0 and x - whole square do not even appear in the denominator। अब इसमें appear ही नहीं हो रहे डिनोमिनेटर में, सही है ना, of p(x) and q(x) respectively। Remember that these factors can appear at most in this fashion, यानी at most ये appear हो सकते हैं for a singular point x = x0, any non-negative power of x - x0 less than 1, namely 0, and non-negative power less than 2, 0 and 1 in the denominator of p(x) and q(x) respectively implies that x0 is a regular singular point। तो इसका मतलब यहां देखें, इसको भी अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो गायब हो गई, वो उसमें अपीयर ही नहीं होगी टर्म, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी एनालिटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती बेसिकली, कि वो फिर वो क्या होगा, वो फंक्शन हर पॉइंट के लिए एनालिटिक है। तो इसका मतलब है उसके एनालिटिक एट एनी अदर पॉइंट होने के, यानी जो सिंगुलर पॉइंट है उसके होने पे का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा इस सूरत में क्या होगा कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होंगे, कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म अपीयर ही नहीं होती जिसके सिंगुलरिटी जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, ये टर्में या ये वैल्यूज ऑफ x जो हैं वो क्या हो जाएंगी, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एक बात और फिर हम इस टॉपिक यानी डिस्कशन को क्लोज करेंगे कि ये जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं x² + 9 y डबल + -3x y y डैश प्लस 1 - x y = 0। तो इसमें देखें ये कोफिशिएंट चुके x², इसको जब मैं 0 रखता हूं तो मुझे ये सिंगुलर पॉइंट्स देगा, तो क्या होगा, x² = -9, सो यू विल गेट ±i3 या 3i, एक ही बात है, इस तरह लिख लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब बाकी वो डेफिनेशन फिर उसी तरह है कि आप ये देखें कि एनालिटिक है या नहीं है, जैसी भी सूरत ये सिंगुलर पॉइंट्स है, इर्रेगुलर सिंगुलर होना ये बात की वैसे भी आपकी इतला के लिए कि हम इसमें कॉम्प्लेक्स जो सिंगुलर पॉइंट्स उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ रियल सिंगुलर और पॉइंट्स पे बात करेंगे और उन्हीं के अबाउट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले, अब हम ये बात कि हमने इन 3-4 एग्जांपल्स में ये आइडेंटिफाई करना सीखा कि रेगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब हम सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इस पे बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए ख्याल रहे कि हमने थोड़ी जब स्टार्ट किया आज का लेक्चर तो बात कीजिए कि इस तरह के जो इक्वेशन होती हैं उनके सॉल्यूशन जो हैं सिंगुलर पॉइंट्स के अबाउट, यानी इस शक्ल के सॉल्यूशन नहीं होते। किस शक्ल के, Cn x - x0 होल पावर n, रादर वो इस शक्ल के सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसकी बजाय
कि जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के बारे में जब इस पॉइंट के अबाउट हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाहें तो वो इस शक्ल के होंगे। इसमें आर हमें डिटरमिन करना होता है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट सॉल्यूशन फाइंड करने का जो मेथड है उसे कहते हैं फ्रोबेनियस मेथड या फ्रोबेनियस थ्योरम। ये मेथड या थ्योरम जो है आपको ये बताता है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट सीरीज सॉल्यूशन किस शक्ल का होता है, किस तरह का होता है। तो फ्रोबेनियस थ्योरम ये कहता है जी कि इफ x is equal to x naught is a regular singular point of equation this, अगर x is equal to x naught रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो इस तरह की सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का, तो then there exists at least one series solution of the form, किस फॉर्म का जी? y is equal to x minus x naught into r, sorry, whole power r, summation n is equal to 0 to infinity c n x minus x naught raised to power n, r इसको यूं भी लिख सकते हैं n प्लस, कि गोया वो जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट था x माइनस दैट पॉइंट कोई अननोन पावर या एक्सपोनेंट ऑफ दिस सिंगुलैरिटी, ये क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट, r को कहेंगे एक्सपोनेंट ऑफ द सिंगुलैरिटी, वेयर द नंबर इज कांस्टेंट that must be determined. The series will converge at least on some interval like this, x minus x naught is less than r. तो ये जो सीरीज सॉल्यूशन होगा ये जो है इसको जरूर जो है या ये जरूर कन्वर्ज करेगा या इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इस शक्ल का हो सकता है या होगा। नोट दैट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म दिस आर नॉट गारंटीड। यहाँ ये बात की गई है कि थ्योरम की स्टेटमेंट है ना, ये कहा ना एट लीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सोल्यूशन, तो ये गारंटी नहीं दी है कि जरूर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, एटलीस्ट कम से कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो गारंटी नहीं दी है सोल्यूशंस की कि जरूर ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे पिछला जो यूनिकनेस एग्जिस्टेंस थ्योरम था ना उसमें गारंटी थी कि सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा। किस वाले में? ऑर्डिनरी पॉइंट की जब बात हुई थी ना, तो वहां भी हमने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पढ़ा था, तो यहां गारंटी नहीं है। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब है ये फ्रोबेनियस मेथड या थ्योरम जो है ये आपको सॉल्यूशन बताता है कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो तो उसका सॉल्यूशन सीरीज सॉल्यूशन इस शक्ल का होगा। स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस। पहले सबसे हमने पहले क्या करना है जी, इक्वेशन को देखना है और उसमें आइडेंटिफाई करना है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन से। ठीक, फिर हम ये सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। x नॉट अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है सपोज, तो इस तरह का सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट कैसा सॉल्यूशन एज्यूम करते थे? इस तरह का सॉल्यूशन एज्यूम करते थे। n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn x माइनस एक्स नॉट पावर n। अब हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट जब सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे तो उसमें साथ प्लस r कर देंगे, एक यानी पावर ऐड करेंगे r की जो है शक्ल में। इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डिटरमिन द अननोन एक्सपोनेंट r एंड द कोफिशिएंट cn। अब इसमें पहली जो इस सीरीज में हमें cn सिर्फ डिटरमिन करने होते थे और अब की दफा हमें cn भी डिटरमिन करने हैं और r भी डिटरमिन करना है। तो इस तरह इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन मुकम्मल होगा और फिर आखिर में हम क्या करते हैं, cn और r की जो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा। यहाँ जैसे हमने ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट जब सॉल्यूशन देख रहे थे तो हमने फॉर सिंपलिसिटी कहा जी कि हम x इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है विच इज ऑर्डिनरी पॉइंट सपोज, तो हम x इज इक्वल टू 0 के अबाउट ही सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ भी फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम x नॉट इज इक्वल टू 0 सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट सॉल्यूशन
फाइंड करेंगे। तो देखते हैं जी, पहली हमारी एग्जांपल है। मैं यहां आपको बहुत केयरफुली बताना चाहूंगा या वार्न भी करना चाहूंगा कि मुश्किल काम है, बहुत केयरफुली देखना है कि ये किस तरह से चीजें हो रही हैं और इनकी फिर खूब प्रैक्टिस करनी है। आप अगर ये जो एग्जांपल्स यहां सॉल्व हुई होंगी ना, या हम सॉल्व करेंगे अभी, इन एग्जांपल्स को ही कर लें बहुत केयरफुली और अच्छी तरह से करें तो आपका मसला हल हो जाएगा। फिर आप देखिएगा, पहले इनको अच्छी तरह 2-3 दफा करें तो फिर हाथ बैठेगा, फिर आपको समझ आएगा चीजें कैसे मैनिपुलेट करनी है, किधर की कौन सी चीजें पुट करते हैं, कैसे जो है वो इक्वेशंस बनती हैं, उसमें से कैसे आर को निकालते हैं, और फिर इसी तरह वो जो रेकरेंस रिलेशन है वो कैसे बनता है, इस तरह की सारी बातें। तो इसके लिए बच्चों खूब प्रैक्टिस करेंगे तो तब बात बनेगी। मैं बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा ये मेथड किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, या इसमें कैसे हम जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ये पिछले वाले से थोड़ा टफ है, वो निस्बतन सिंपल था। अब जब आप ये करना शुरू करेंगे ना तो आपको फील होगा कि वो आसान है, ये उससे थोड़ा टफ है। तो ये वार्निंग देने का या थोड़ा सी मतवज्जो करने का मतलब ये होता है ताकि आप जरा इस चीज को केयरफुली देखें और अंडरस्टैंड करें और फिर जो है अपने प्रॉब्लम्स पे इम्प्लीमेंट करें। तो ओके, देखते हैं जनाब, चूंकि x हम सिंप्लिसिटी के लिए यहां देख सकते हैं वैसे कि ये जो यहां से भी पता चल रहा है कि x = 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है और ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। हम क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि हमने 3-4 जो एग्जांपल किए हैं वहां से हमें ये अब पता होना चाहिए। ओके, हम एज्यूम करते हैं जी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन इस शक्ल का है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव शुरू में मल्टीप्लाई हुआ, पावर रूल लग गया, ये आ गया। इसका सेकंड डेरिवेटिव n + r -1 और इधर n + r -2 हो गया। अब आप क्या करें कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है उसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दें। ये सेकंड डेरिवेटिव है ना, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया, 3 बाहर रखा। x एक्चुअली आप देखें यहां जो सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म है इसमें पावर -2 थी ना, तो ये जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें पावर -1 होगी। ठीक हो गया। इसी तरह प्लस y' की वैल्यू पुट की, ये देखें y' है cnx + x पावर n + r -1 और -y cnx पावर n + r। अब हमारा क्या होता है जी हमेशा कि एक तो इंडिसेस स्टार्ट सबका सेम हो और दूसरा क्या हो जी कि पावर ऑफ x भी सेम हो। अच्छा, एक तो पहली बात ये, आप जरा इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व कीजिए। कौन से वाली? ये जो सारी 2 समेशंस हैं, इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिएगा तो क्या है जी, इंडेक्स तो सेम है, दोनों n = 0 से स्टार्ट हो रही है, ये भी n = 0 से। जब यहां मैं पुट करता हूं n = 0, हाँ बल्कि ये देखें ना पावर भी सेम है, लिहाजा ये दोनों तो हम इकट्ठी कर सकते हैं, इनको इकट्ठा कर लें जी। इनमें देखें ये कॉमन है, तब ये बाहर आ गई, ये भी कॉमन है, ये भी बाहर आ गई, cn भी कॉमन है, वो भी बाहर आ गई। तो बाकी क्या बचा फिर? इधर से बचा हमारे पास n + r, पहली वाली से n + r -1, और इधर से क्या बचा जी? अच्छा ये 3 भी है ना, हाँ 3n 3r और -3 और इधर से +1, लिहाजा ये हमारे पास ये बचा हमारे पास 3n + 3r -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये चीज आई हुई है। इसके बाद ये लास्ट टर्म हमारी आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं जनाब कि हमें इन पावर को भी सेम करना होता है। देखें इसका स्टार्ट कहां से हो रहा है, अगर मैं n0 रखूं तो इसकी पावर क्या है? r -1, और इसकी पावर n0 रखूं तो r है। इसका मतलब है मुझे अब एक टर्म इसकी पहले खोलनी है, तो n0 रखें जी, यहां आ जाएगा r, ये देखें यहां क्या होगा, n की जगह 0 रखा तो 3r -2,
और सी नॉट एक्स पावर -1, पहली बात होगी जी। अब अगली टर्म, चूंकि अगर मैं n एक ही टर्म खोलनी थी, वजह उसकी यह है कि मुझे n+r से स्टार्ट चाहिए था, ठीक है। तो यहां जनाब हमने क्या लिखा, अगली अब टर्म ऐसे लिखेंगे n = 1 to infinity n+, ये तो बाकी उसी तरह ही लिख देते हैं, ठीक हो गया जी। ओके, अब जनाब हम क्या करते हैं कि यहां से ना एक और काम करते हैं, XR भी कॉमन ले लेते हैं। देखिए XR दोनों में, यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, तो x पावर r कॉमन होगी, ठीक हो गया। अब इसकी देखें n = 1 to infinity, यहां क्या बचा, Cn x पावर n-1 और यहां x⁻n। अब ये देखें n 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां मैं जब 1 रखता हूं तो यहां भी, यहां जब n 0 से जो स्टार्ट हो रहा है तो x की पावर क्या होगी 0, और यहां जब n 1 रखूं तो x की पावर क्या होगी 0। इसका मतलब है इनकी पावर सब सेम होगी। अब इंडेक्स सेम करना है, तो मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि इसको k के इक्वल रख लें और इधर से इसको k के इक्वल रख लें। तो यहां जब रखेंगे k = n-1, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं, जब n 1 होगा तो k क्या होगा 0, इसका मतलब k का स्टार्ट 0 से होगा। जब n 0 होगा तो k क्या होगा 0 होगा, इसका मतलब यहां भी k का स्टार्ट 0 से होगा। तो इस स्टेप को जब इंप्लीमेंट करेंगे तो ये x⁻r आ गया शुरू में, इसी तरह सब प्रॉब्लम में इसी तरह x पावर r जो है कॉमन आ जाया करेगा। r × 3r-2 c0 x⁻⁻1 प्लस k 0 to infinity k+r+1, और ये उसी तरह जो हमने लिखा इनको इकट्ठा कर लिया, k दोनों का 0 से स्टार्ट हुआ, x की पावर k आ गई, तो ये इकट्ठा कर लिया। अब हम जानते हैं ये नॉन जीरो होगा, x की पावर देखो ना, जो मर्जी r रखें ये नॉन जीरो है हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने पिछली दफा पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि ये कोफिशिएंट सारे जीरो हो जाएंगे। कौन से, एक ये कोफिशिएंट x का और ये एक कोफिशिएंट, ये जब हमने 0 रखा r × 3r-2 c0 = 0 and k+r+1 3k+r+1 ck -ck = 0, तो k कहां से वेरी करता है 0 1 2 and so on. Since nothing is gained by taking c0 = 0, so हम कहते हैं जी ये जरूर 0 होगा। इस इक्वेशन को, ये जो r वाली इक्वेशन होगी, पहली बात तो ये कि ये इक्वेशन आपको देगी r की वैल्यूज जो हमें रिक्वायर होती है। कहा ना कि हमें ये डिटरमिन करना है r। अच्छा, ये एक इक्वेशन है, इसको कहते हैं इंडिशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं जी, इंडिशियल इक्वेशन। एंड इट्स रूट्स आर r = 2/3, इसके रूट्स यही होंगे ना, एक r = 0 होगा और एक r = 2/3 होगा। आर called इंडिशियल रूट्स आर exponents of the singularity. Indicial roots are exponents of the singularity. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो है रेकरेंस रिलेशन क्या बना, मैंने बताया था सी के बड़ी जो टर्म है उसको लेफ्ट पे रखें, बाकी सब कुछ राइट पे। सी के राइट पे चला गया, ये डिवाइड होके ये इस तरह आ गया, के की वैल्यू 0 1 2 अप टू सो ऑन वेरी कर रही है। ठीक होगी जी बात। सब्स्टिट्यूटिंग r1 = 2/3 and r2 = 0 in the above equation, and these values will give you different recurrence relations. अब आप क्या करेंगे, r की जो वैल्यूज आई हैं दोनों, वो इस रिकरेंस रिलेशन में बारी बारी पुट करेंगे। इस तरह आपको दो रिकरेंस रिलेशन मिलेंगे। इससे आपको, इसका मतलब है दो सोल्यूशन मिल जाएंगे, अगर ऐसा मुमकिन होगा तो। हम आगे चल के कुछ और डिस्कशन करेंगे, उससे आपको फर्दर ये बात क्लियर होगी। तो अब अगर हम r1 यानी पहला जो रूट है 2/3 इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमें ये मिल जाएगा 3/3k + 5 and k + 1। ठीक हो गया जी। इसके बाद जनाब k की वैल्यू कहां से वेरी करती है, 0 से लेके 1 2 अप टू। अब इस रेकरेंस रिलेशन के लिए
जैसे हमने पीछे लिखा है दोबारा लिख दिया है ताकि बात समझ आए। R1 जब हुआ था रिकरेंस रिलेशन ये, जब R2 की वैल्यू 0 होगी यानी सेकंड रूट जो है, तो उस वक्त रिकरेंस रिलेशन जो है उसकी वैल्यू ये होगी, यानी उस इक्वेशन में आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, क्या R की जगह 0 पुट करें। अब ये दो रिकरेंस रिलेशन दो डिफरेंट वो वैल्यूज देंगी किसकी, जो C's हैं उनकी। तो आइट्रेशन ऑफ 1 यानी इस पे हम K की डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 इक्वेशन में, तो हमें C की डिफरेंट वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। तो आइट्रेशन ऑफ 1 गिव्स, जब हम K की जगह 0 रखते हैं, पहले यहां से स्टार्ट करना, तो जो K की वेरिएशन है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। C1 इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, C0 K 0 है ओवर, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, देख सकते हैं। C2 क्या होगा, जब K 1 रखेंगे तो C2 हो जाएगा इधर C1 ओवर, ये देखें K की जगह 1 रखिए तो 3 + 5 8, K की जगह 1 रखिए तो 2, 8 × 2। इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल 5, हाँ ये देखें यहां ये हुआ C1 ओवर 8 × 2, लेकिन C1 की वैल्यू तो मेरे पास है, वो क्या है ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा बन गया 5 × 8 × 2 × 1 इंटू C0, ठीक है ना। तो C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए जो हमें पिछली आइट्रेशन से मिली थी, तो यूं ये सर्कल एक चलता रहता है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास, अब ये जो टर्म है ना इसको 2 फैक्टोरियल लिख लिया और बाकी 5 × 8 लिख लिया। C3 इसी तरह आ जाएगा, यहाँ K की वैल्यू अब 2 पुट कर रहे हैं तो C3 आएगा जी, C2 ओवर 11 × 3। अब हमारे पास C2 की वैल्यू है ये वाली, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे मैंने अभी आपके सामने ये करके दिखाया आपको, तो इसी तरह से ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया जी, C4 इसी तरह आएगा C0 ओवर 4 फैक्टोरियल 5 8 11 × 14, ओके। अब देखिए आप गौर कीजिए, जब C1 है तो 2 फैक्टोरियल अपीयर हुआ, जब C3 था, बल्कि जब C1 था तो 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे मैं इसे आसानी के लिए अगर यूं भी लिख लूं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। C2 जब था, जब ये 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल साथ 5 × 8, ठीक, पहला नंबर 5 अगला नंबर 8, 3 का डिफरेंस आ रहा है। C3 जब लिखा तो देखें यहां नीचे डिनोमिनेटर में C0 तो कांस्टेंट, सब में ये चल रहा है, नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल आ गया, 5 × 8, पिछली में 2 थे, अब एक और टर्म साथ मल्टीप्लाई होगी 11, अब देखें 3 ऐड होने से अगली टर्म भी आ रही है। इसी तरह जब C4 है तो 4 फैक्टोरियल 5 8 11, अगली 3 ऐड करेंगे तो अगली टर्म भी बन गई। इसका मतलब ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये एक जो जर्नल फार्मूला अभी हम Cn के लिए जनरेट करना चाह रहे हैं, या यहां हो जाएगा, ये हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां इत्तेफाक से ये फार्मूला डेवलप होगा, लिहाजा हम यहां जो पैटर्न यहां बना है ना सारा, C1 से लेकर C4 तक जो चीज ऑब्जर्व की, उसी की मदद से अब हम क्या लिख सकते हैं, Cn लिख सकते हैं। तो Cn इज इक्वल टू, ऊपर तो C0, नीचे देखें जो इसका यहाँ नंबर होता है उसका फैक्टोरियल, साथ क्या होता है 5 8 4 11 14 सो ऑन। अब आप गौर कीजिए तो 5 ऑड नंबर है, यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है और बस ये चलता जा रहा है सिलसिला, ठीक है जी। तो इस तरह से ये इसकी जर्नल टर्म होगी। आपको याद होगा आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा होगा, उसमें ये जर्नल टर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने ये जर्नल के 3n+2 इसकी जर्नल टर्म होगी। जब n देखें, n जब 0 है तो उस वक्त ये क्या है 2 है, n जब 1 है तो उस वक्त क्या है जी 5 है, n जब 2 है तो उस वक्त क्या है ये 8 है, n जब 3 है तो ये 11 है, n यहां रखें 4, तो ये इस तरह से ये चल रहा है सिलसिला। लिहाजा ये जो जनरल टर्म हमने आखिर में लिखी, देखे ना, nth टर्म गोया इसे nth टर्म कहेंगे उसकी, तो 3n+1 है जी वो। अब n कहां से वेरी कर रहा है, 1 से लेके
ऑनवर्ड। ठीक है जी। सेकंड इटरेशन जो है उससे हमें ये मिलता है। अब उम्मीद है आपको पहली इटरेशन से समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से ये इस चीज को डेवलप कर रहे हैं। तो यहां जनाब देखें C1 इज इक्वल टू C0 1 इंटू 2, C2 इज इक्वल टू C0 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 4 आ जाएगा। फिर C3 बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न सामने आ रहा है, C0 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 4 इंटू 7 आ गया, और ये सिलसिला इस तरह चल रहा है। तो nth टर्म जनाब ये बनती है C0 n फैक्टोरियल 1 इंटू 4 इंटू 7 एंड 3n माइनस 2। तो n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। Thus we obtained the two series solutions। इसका मतलब है हमें दो सीरीज सोल्यूशन मिले। ठीक है ना जी। हमने देखें सीरीज सोल्यूशन इस शक्ल का अज्यूम किया था, XR, और ये क्या था जी, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी Cn xn। बेसिकली हमने इस तरह का सोल्यूशन अज्यूम किया। तो C0 x पावर 2/3 जब था, तो उस सूरत में हमारी जनरल Cn ये होता है, 7xn आ जाएगा। Cn की वैल्यू ये देखें, वो यहाँ रख दी है, ये Cn है, सही है जी। और 7xn आ गया। इसी तरह y2 क्या होगा, C0। अब y2 जब ये कब आया था, ये तब आया था जब r की वैल्यू 0 थी, लिहाजा x पावर 0, और इस सूरत में Cn हमारा ये है, ये पुट कर दिया, 7xn आ गया, यानी इस वाले फार्मूले। ठीक है जी। देखिए असल में तो हमने यूं लिखा था ना, स्टार्ट ये किया था, लेकिन उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, Cn x रेज़्ड पर n प्लस r। उसके पीछे असल में बेसिक ये है, तो इसी में हमने पुट करके ये जनाब आपके जो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, बाय द रेशियो टेस्ट it can be demonstrated that both 3 and 4 converges for all finite values of x। देखिए ये असल में क्या है, ये दोनों पावर सीरीज हैं, 3 और 4 सॉल्यूशन। तो उसके लिए रेशियो टेस्ट होता है, जिसकी मदद से हम ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है किसी फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x के लिए। आल्सो इट शुड बी क्लियर फ्रॉम the form of 3 and 4 that neither series is a constant multiple of the other, and therefore y1 and y2 are linearly independent on the x-axis, या कहना चाहिए independent in x कह रहे हैं। Hence by the supposition principle, अब supposition principle क्या होता है, y is equal to c1 y1 plus c2 y2। ये जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका है ना, याद है आपको। तो ये जनाब हमारा जनरल सोल्यूशन हुआ, और वेयर x mod इज, ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा जी, इज एन अदर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एनी इंटरवल नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। इसीलिए देखें ना, x mod इज लेस देन कर दिया। दिस कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल। ये जो कहा ना कि ओरिजिन को कंटेन नहीं कर, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, उसका सिंगुलर पॉइंट है, उस पर तो डिफाइंड ही नहीं है ना, होगी सीरीज जो है। इसके मतलब ये हुआ दिस कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क कि द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस में नॉट ऑलवेज प्रोवाइड टू सॉल्यूशंस। ये हमेशा दो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे इसमें, हम आगे चल के देखेंगे इसमें कि ये कैसे ये बात की गई है। ओके जनाब, ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन है जी, x इज इक्वल टू 0 इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसमें देखते हैं जी, हमने सोल्यूशन ये अज्यूम किया, Cn x पावर n प्लस r, ये y डैश आ गया, y डबल डैश आ गया। अब मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, चूंकि एग्जाम्पल को कवर करूंगा। मैंने पहले एग्जाम्पल में अच्छी डिटेल के साथ आपके साथ बात की है। ओके जी, जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, y डबल डैश की जगह ये पुट किया, और इसी तरह से y डैश की जगह, तो हमारे पास ये राइट साइड बनेगी, इसको 0 के इक्वल रखा। अब डायरेक्ट सारा कुछ कर दिया गया है, पिछले स्टेप को अच्छी तरह कीजिएगा तो होपफुली देयर विल नो प्रॉब्लम इन दिस प्रॉब्लम फॉर यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से क्या होगा जी, ये 0 इंडिशियल इक्वेशन, ठीक, और ये 0।
इसका मतलब है यहां से कौन से रूट्स आए, R1 0 आ गया, R2 क्या आया, -2 आ गया, और ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन आ गया। जब R 0 रखेंगे तो रिकरेंस रिलेशन ये है जी, C K +1 और K+3। अब K की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाइए, तो K कहां से कहां वेरी हो रहा है जी, यहां से देख सकते हैं K 0 से लेके इंफिनिटी तक वेरी हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां लिखना चाहिए असूलन 0 1 एंड सो ऑन, जैसे यहां यकीनन ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, ओके जनाब। अब हम जब 0 पुट करते हैं तो क्या होता है जी, C1 हमारे पास ये आ जाएगा 1 × 3, C2 आ जाएगा जी 2 C0 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह C3 आ जाएगा 2/C0 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, और ये चलते चलाते nth टर्म इसकी, यस nth कोफिशिएंट ये होगा। Cn को क्या कहेंगे, इन इट्स nth कोफिशिएंट। तो अब आप गौर कीजिए तो वो खास पैटर्न सामने आ रहा है, 2 3 4, जब 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 4 है तो 4 फैक्टोरियल। ओके, जब C2 है तो 4 फैक्टोरियल, जब C3 है तो 5 फैक्टोरियल, और जब C4 है तो 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब है 2 ऐड हो रहा है हर दफा। ठीक है, तो ये देखें, ये तो पहले n फैक्टोरियल आ गया और n प्लस हर अनइवल टर्म में ना 2 ऐड होके ये 7 फैक्टोरियल जो है वो बन रहा है। तो n वेरीज फ्रॉम 1 to so on. Thus one series solution is y1 is equal to this. तो ये हमारे पास जनाब सॉल्यूशन आ गया। अब हम जब देखते हैं कि जब r की वैल्यू दूसरा इंडिसिस रूट क्या था, इंडिशियल रूट जो है वो था -2, तो जब ये पुट किया तो हमारे पास ये रिकरेंस रिलेशन आ गया। बट नोट हियर दैट वी डू नॉट डिवाइड बाय k -1 and k+1 immediately since this term is 0 for k is equal to 1, इसकी वजह से ना k is equal to 1. However, we use the recurrence relation 2 for the case k is equal to 0 and k is equal to 1. यानी अब हम k is equal to 0 और 1 के लिए अलग से, चूंकि k की वेरिएशन तो इसके लिए थी ना, तो यहां अगर हम k का स्टार्ट 0 से लेंगे ना तो मसला होगा, इसलिए k is equal to 0 और k is equal to 1 के लिए हम अलग से ये जो रेकरेंस रिलेशन है इसको लिखते हैं। तो जब k 0 होगा तो इस वक्त क्या होगा जी, ये देखें -1 × 1 × C1। ठीक है जी, यहां से पुट किया -C0 इज इक्वल टू 0, यहां से क्या आ गया जी, जब k 1 रखेंगे तो ये पहली टर्म 0, C2 × C1 इज इक्वल टू 0। द लेटर इक्वेशन इंप्लाइज, इस इक्वेशन से देखें चूंकि ये तो गायब होगी तो C1 0 आ गया जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंड सो द फॉर्मर इक्वेशन इंप्लाइज जब C1 यहां 0 रखेंगे तो C0 भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है C1 और C0 दोनों 0 हो गए। अब हम क्या करते हैं जी, इस रिकरेंस रिलेशन को लिख रहे हैं CK+1 CK ओवर दिस k -1। अब k को कहां से स्टार्ट करें, 0 और 1 के लिए हम लिख चुके, k को हमने 2 से स्टार्ट लेना है। अब जब 2 k रखूंगा तो क्या आएगा, इसका मतलब C3 इज इक्वल टू C2 1, इसी तरह C4 ये आ जाएगा, C5 ये आ जाएगा। अब आप आसानी से Cn यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन आ गया जी, C2 x -2 x²। अब देखें n की वेरिएशन 3 से स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहेंगे जी, however close inspection of 3 reveals that y2 is simply constant multiple of y1। ठीक है जी, देखें y1 क्या था हमारा, जरा उसको भी ऑब्जर्व कर लें, ये था हमारा y1, और ये भी देखें उसी तरह की कोई टर्म है। तो इसका मतलब है टू सी दिस लेट k इज इक्वल टू n माइनस, आप कहते हैं k की जगह ये रखें इन 3, वी कंक्लूड दैट द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस गिव्स ओनली वन सीरीज सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल। कहते हैं अगर आप ये रखें ना k इज इक्वल टू n -2 k की जगह, तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन वही बन जाएगा जो हम पीछे देख चुके
तो लिहाजा फ्रोबेनियस मेथड ने हमें क्या दिया, सिंगल सोल्यूशन यहां दिया। तो इसका मतलब फ्रोबेनियस मेथड जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 सोल्यूशन दे, एक सोल्यूशन भी दे सकता है। ठीक है जी। अब ये फिर उन्हें तो 2 सोल्यूशन चाहिए, इसको क्या कैसे करते हैं हैंडल, या क्या इसकी सूरत हाल है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे आपसे। ठीक है जी। आज आपने ये करना है कि ये जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए 2 एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अब यूं समझिए कि ये जो आज का लेक्चर है और अगला लेक्चर, ये दोनों एक ही लेक्चर है बेसिकली, और मैंने जानबूझ के इसमें कम काम डाला ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ आए। अभी जो बात सामने आई ना लास्ट में हमारे कि ये इसका एक ही सोल्यूशन आया है, ये 2 सोल्यूशन कैसे होंगे, अब इस पे फर्दर बात करने की जरूरत है। बेसिकली ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है जो इंडिशियल इक्वेशन होती है उसके रूट्स पे। तो जैसे हम पहले जानते हैं कि जब फॉर एग्जांपल हम सॉल्यूशन लिख रहे थे काशी-आयलर इक्वेशन का, या डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर पे डिपेंड करता था कि उस जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन किस तरह का होगा। इस तरह काशी-आयलर में भी हमने इस तरह की बात की थी। ठीक है ना जी। तो ये हमारा ये जो बात है ये हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक है। उसमें हम जो है जो इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स के बारे में, उनकी नेचर के बारे में बात करेंगे, और फिर उन पे डिपेंड करता हुआ जो सॉल्यूशंस आते हैं या जो केसेस बनते हैं उस पे हम बहस करेंगे, या उसमें ये चीजें इन्वॉल्व होंगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, समरी में देख लेते हैं। तो हमने आज एक्चुअली देखा जी कि सॉल्यूशन अबाउट द सिंगुलर पॉइंट्स क्या मतलब है इसका। फिर हमने रेगुलर, सिंगुलर एंड इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में बात की कि इसकी क्लासिफिकेशन की, हमने एग्जांपल्स के जरिए आइडेंटिफाई किया या सीखा कि किस तरह से रेगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने ये कहा जी कि कॉम्प्लेक्स सिंगुलर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ताहम हमारी जो कोर्स है, हमारा जो कोर्स है, इसके अंदर हम सिर्फ रियल सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, और सिंगुलर पॉइंट्स के अबाउट सॉल्यूशन फाइंड करने का जो मेथड है वो है फ्रोबेनियस मेथड। हमने इसके बारे में फिर फ्रोबेनियस थ्योरम की सूरत में एक थ्योरम पढ़ा जो हमें एक तरह से हेल्प आउट करता है कि जब सिंगुलर पॉइंट का सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो किस शक्ल का होता है। फिर हमने जनाब कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की यूजिंग द फ्रोबेनियस मेथड। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्रोबेनियस मेथड ही को जारी रखेंगे, ताहम जो इंडिशियल इक्वेशन हमारी है उसके रूट्स के बारे में जो टाइप्स हैं, उन डिफरेंट जो केसेस बनते हैं उन केसेस को डिस्कस करेंगे, और उसके हवाले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको ये याद दहानी करवाऊँ कि ये जो टॉपिक है मुश्किल है, इसमें काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन हैवी भी है और थोड़ी मुश्किल भी है, पर्टिकुलरली जब आप रेफरेंस रिलेशन से चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं, और इसी तरह जो इंडेक्सेस को जब सेम कर रहे होते हैं, दो वो जो हैं सीरीज उनको ऐड कर रहे होते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। ठीक है जी। तो आप उम्मीद है कि इस जो प्रॉब्लम्स आज मैंने किए कम से कम उन्हीं को कर लेना, तब भी आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा, लेकिन अपने हाथ से आपको करने ज़रूर पड़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।